अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे साथ यानी केशव सक्सेना के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का चौथा भाग। पुण्यतिथि भाग 4। दोस्तों, अभी तक आप सुन चुके थे कि मोहित को उसकी मम्मी ने बताया कि उनकी शादी किस तरह से हुई थी और किस तरह से उन्होंने संघर्षों के साथ मोहित को पाला पोसा है। अब उससे आगे, उस दिन के बाद मैंने मम्मी से फिर कुछ नहीं कहा। वो बहुत अच्छी शेफ थी। मैंने घर में खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक के लिए एक ही महिला को रखा, क्योंकि हम 3 ही लोग थे। घर में काम वाली आती थी, फिर भी मम्मी खाना बनाना, साफ सफाई अपने आप ही कर लेती थी। वो कहती थी, जो कल के बच्चों, मैं कोई कमज़ोर थोड़ी ना हूँ। तुम लोगों को पाल पोस कर अकेले बड़ा किया। थोड़ी सी मेरे बालों की सफ़ेदी देखकर मुझे बुढ़िया समझ रहे हो तुम दोनों। अभी भी मैं ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल हूँ। मैं चाहूँ तो अभी भी तुम जैसे कई बच्चों को फिर से पाल कर बड़ा कर सकती हूँ। ऐसा वैसा मत समझ लेना। मुझे उनकी बात सुनकर राखी कहती थी, हाँ मम्मी, हम जानते हैं आप झांसी की रानी हो। यह सुनकर मम्मी हंसने लगती थी और अपना सीना तान कर कहती थी, क्यों, तुमको कोई शक है क्या इसमें? मोहित अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर कुछ हंसने लगा था, जैसे उसकी मम्मी उसके सामने बैठी हो और उनसे हंसी ठिठोली कर रही हो। हम दोनों हंसते हुए कहते थे, नहीं मम्मी, कोई शक नहीं। ये कहो, अंग्रेज़ बहुत पहले ही भाग गए। अगर अब होते तो आपका नाम सुनकर भाग जाते। ये सुनकर तो मम्मी खूब जोर से ठहाका मार कर हंसती थी। ऐसे ही हंसी खुशी के साथ हम लोगों की ज़िंदगी चल रही थी कि फिर अचानक मम्मी कुछ कमज़ोर रहने लगी। बुखार आता था और मम्मी के लिए मैं दवा दिला कर लाता था, लेकिन जब तक दवा का असर रहता था तब तक मम्मी ठीक रहती थी। और जैसे ही दवा का असर कम होता था, मम्मी का बुखार फिर बढ़ जाता था। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो अचानक ही आती है, लेकिन मैं उस मुसीबत से अनजान था। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मम्मी डॉक्टर से दवाई ले आती थी, खाती थी और ठीक हो जाती थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में फिर वैसी की वैसी हो जाती थी। नौकरी लग जाने की वजह से व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई थी कि मैं और राखी मम्मी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए मम्मी को क्या तकलीफ़ है किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता था। धीरे धीरे मम्मी बहुत कमज़ोर होने लगी और एक दिन राखी ने मुझसे कहा, भैया, मम्मी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हैं। उनका बुखार भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार होता है तो मम्मी दवा ले आती, कुछ दिन ठीक रहती हैं, और जैसे ही दवा का असर कम होता है मम्मी का बुखार फिर से बढ़ जाता है। भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को मम्मी को दिखाते हैं। तब मैंने मम्मी को कुछ अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाना शुरू किया। शुरुआत में मैं भी मम्मी को दवा दिलवा कर ले आता था, मम्मी ठीक हो जाती थी, लेकिन उन्हें कुछ आराम नहीं मिल रहा था। दवा का असर जब तक रहता था तब तक मम्मी का बुखार ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता था मम्मी को फिर से बुखार आ जाता था। तब मम्मी ने समझाया कि ठीक हो जाऊंगी, लेकिन राखी ने कहा, भैया मम्मी का चेकअप करवा कर देखो। और तब मैंने मम्मी के चेकअप करवाने शुरू किए। धीरे धीरे मम्मी को कुछ सुस्त रहते हुए देखने लगा था। 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद उनके शरीर में फुर्ती नहीं रहती थी। कभी ज़िंदगी का बोझ भाग दौड़ कर उठाने वाली मेरी मम्मी अचानक जैसे बिस्तर के अधीन हो गई। उनको क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही मम्मी अपनी एक जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। वो थी राखी को घर गृहस्थी की समझ की शिक्षा देने की जिम्मेदारी, जिससे उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। हम दोनों के पालन पोषण में वह इतने व्यस्त हो गई कि राखी को घर गृहस्थी के बारे में बताने का समय ही नहीं मिल सका।
क्योंकि राखी भी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई थी। इसलिए मम्मी ने बिस्तर पर लेटे लेटे राखी को खाना बनाने से लेकर, समाज में एक स्त्री को सिर उठाकर चलने से लेकर, कदम कदम पर उसे कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है और उनसे बचकर समाज में स्वाभिमान के साथ कैसे जीना है, ये सब कुछ मम्मी ने उन दिनों राखी को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। उन्हीं दिनों मम्मी ने मुझसे भी एक वादा करवाया कि मोहित बेटा, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम पर कोई उंगली उठा सके, क्योंकि अगर तुम पर एक भी उंगली उठ गई तो मेरी परवरिश पर उंगली उठेगी, जिससे मेरे सारे संघर्ष व्यर्थ हो जाएंगे। मैंने मम्मी से वादा किया कि मम्मी से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपके संस्कारों को जरा सी भी आँच आए। फिर अचानक धीरे धीरे मम्मी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। अपनी सारी ज़िंदगी जिसने भाग दौड़ में निकाल दी, वही मम्मी छोटे छोटे हल्के फुल्के काम करने के बाद भी थकने लग गई। ज़रा ज़रा से काम में उनकी सांसें फूलने लगती थीं, सांस उखड़ने लगती थी। 6-7 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वह हाँफने लग जाती थी। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मैंने अपने शहर का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मम्मी को लेकर नहीं गया, और जब हार मान गया तब मैंने लखनऊ के डॉक्टरों को भी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मम्मी की बीमारी का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर दवाई देते थे, मम्मी खाती थी, और कुछ दिनों के बाद स्थिति वैसे की वैसी हो जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लखनऊ में कई डॉक्टरों ने मम्मी की कई जांचें की और कई टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई डॉक्टर ने खून की कमी होने के कारण एनीमिया की शिकायत बताई, तो मैंने खून भी चढ़वाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। हर जगह मुझे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा था। एक बार मैं और राखी मम्मी को लेकर लखनऊ से आ रहे थे। हमारी ट्रेन कुछ लेट थी, इसलिए हम लोग स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठ गए। वहाँ मम्मी को देखकर राखी की आंखें भर आईं और मम्मी की गोद में सर रखकर राखी रोने लगी और बोली, मम्मी, भगवान हम लोगों की इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है? आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा है? आपने पूरी ज़िंदगी हम लोगों पर निछावर कर दी, और जब आपका समय आया तो इन बीमारियों ने आपको घेर लिया। तब मम्मी ने हंसते हुए कहा था, राखी, अरे पगली, तू रोती क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। और मैं तो वैसे भी बहुत बहादुर हूँ। मैं जब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अकेली थी तब हार नहीं मानी। अब तो तुम दोनों मेरे साथ हो। देखना, मुझे कुछ नहीं होगा, और देखना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और तू तो मेरी बहादुर बेटी है। क्यों घबरा रही है? और रोना तो बिल्कुल मत। जो लोग अच्छे और सच्चे होते, ईश्वर उनके साथ कभी बुरा नहीं करता। तो दोस्तों, ये था मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर के लिखी कहानी पुण्यतिथि का चौथा भाग। मित्रों, जल्द ही लौटूंगा इस कहानी के 5वें भाग को लेकर कुछ और नए किरदारों की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही कई नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल ज़िंदगी से, मेरे यानी केशव के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना के इस काल में घर पर रहिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप इस कहानी के सभी भाग सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी के सभी भागों को सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।